हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्योग्राफिया। हरियाणा पीसीएस का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है उसमें हम लोग देख रहे थे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो 50 क्वेश्चन पिछले एपिसोड में हमने देख लिया है। इस एपिसोड में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस क्या हैं और उनके आंसर क्या हैं। तो लेट्स सी 51 क्वेश्चन जो है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लेशियर लैंडफॉर्म। कौन एक हिमानी स्थलाकृति नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सर्क हो गया, फोर्ज हो गया, हॉर्न हो गया, ये तीनों को तीनों हिमानी स्थलाकृतियाँ हैं। लैपीज जो हो गया, लैपीज एक कास्ट टोपोग्राफी है जो कास्ट एरिया में बनता है। तो इस प्रकार से 51 का डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज फाउंड इन स्मॉलेस्ट वैल्यूम इन एटमॉस्फेयर। तो जैसा कि जानते हैं एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कम मात्रा में जो वैल्यूम गैस पाई जाती है वो है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस सबसे कम मात्रा, हाइड्रोजन गैस का वैल्यूम लगभग 0.405% पाया जाता है। हीलियम कितना पाया जाता है? 0.005 पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का 0.05 पाया जाता है। तो आर्गन लगभग बड़ी मात्रा में पाया जाता है, 0.5 के पास पाया जाता है। तो इस प्रकार से सबसे कम परसेंटेज किसका है? हाइड्रोजन का है। तो 52 का डी आंसर सही है। 53 पे आते हैं, हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर इज ग्रेटर एट विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड। किस अक्षांश पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है? जैसा कि हम जानते हैं जब हम अर्थ पे क्षोभ मंडल की सीमा खींचते हैं तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पे कम और इक्वेटर पे ज़्यादा होती है। यहाँ पर 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पाया जाता है और इन जगहों पर 16 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पाया जाता है। तो इस प्रकार से इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा या विश्व रेखा या भूमध्य रेखा पे सबसे ज़्यादा ऊंचाई पाई जाती है। तो क्वेश्चन 53 का आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन 54 पे आते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन में अकर थ्रू आउट द ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड। किस अक्षांश पे जो तापमान व्युत्क्रम या प्रतिलोमन है वो साल भर होता रहता है? तो ये होगा नॉर्थ पोल पे। नॉर्थ पोल पे क्यों होता रहता है? क्योंकि यहाँ पर डिसेंडिंग एयर होती है, इसलिए सरफेस टेम्परेचर कम होता है। जैसे ही ऊपर जाते हैं टेम्परेचर की एक वार्म लेयर मिलती है और उसके यहाँ टेम्परेचर कम होने लगता है। तो लो टेम्परेचर, फिर वार्म टेम्परेचर की एक लेयर, फिर लो टेम्परेचर। इस प्रकार के यहाँ पर थर्मल इन्वर्जन जो है थ्रू द ईयर बना रहता है। तो 54 का आंसर नॉर्थ पोल हो गया। 55 पे आते हैं, जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो वायुमंडल का सामान्य संचरण होता है, सामान्य संचरण से हमारा तात्पर्य यह है कि जो ट्रेड विंड होती हैं, वेस्टर्लीज होती हैं, स्टर्लीज होती, ट्रेड विंड होती हैं, वेस्टर्लीज होती हैं और पोलर विंड्स होती हैं, इन विंड का जो संचरण है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये संचरण प्रेशर बेल्ट पर डिपेंड करता है। प्रेशर बेल्ट से ही इनका कहीं ना कहीं उद्भव होता है। फिर कॉन्टिनेंट और ओशन का डिस्ट्रीब्यूशन इनके लोकेशन को प्रभावित करता है और रोटेशन ऑफ अर्थ से इनका डायरेक्शन डिसाइड होता है। ये जो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर पे। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड एयर मास। कौन कोल्ड एयर मास नहीं है? कोल्ड एयर मास तब होगी जब क्या हो, सोर्स रीजन उसका, जब उसका सोर्स रीजन जो हो वो कोल्ड हो। तो सोर्स रीजन कोल्ड कहाँ पाया जाता है? स्पेशली पोलर रीजन में। तो पोलर रीजन जहाँ लगा होगा पोलर, तो एक तो इसका आंसर मेरी टाइम ट्रॉपिकल होगा। क्यों? क्योंकि मेरी टाइम पोलर रीजन है, ये कोल्ड होगा। पोलर कॉन्टिनेंटल पोलर ये भी कोल्ड है। कॉन्टिनेंटल आर्कटिक ये भी, आर्कटिक मतलब पोलर रीजन है। इस प्रकार से मेरी टाइम ट्रॉपिकल जो है ये करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू चिनूक विंड। तो चिनूक विंड क्या है? चिनूक विंड जानते हैं कि ये पहली चीज़ नॉर्थ अमेरिका में चिनूक विंड कहाँ होती हैं? चिनूक जो है, चिनूक एक लोकल विंड है। कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका की रॉकीज़ में बहने वाली विंड है, रॉकीज़ में। और ये रॉकीज़ माउंटेन में वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है। तो ये नॉर्थ अमेरिका में बहती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है। और ये चूँकि जब वेस्ट से ईस्ट तक बहती माउंटेन से जब उतरती है तो ये ड्राई होती है और इसे इसलिए आइस ईटिंग भी कहा जाता है। ये ड्राई होती है, रेन बेरिंग नहीं होती है। तो ये आंसर गलत है। ये जो ऑप्शन नंबर 6 है यही गलत है। तो पूछा गया है कौन गलत है, तो इसमें से इट इज़
रेन बियरिंग, ये गलत है। ये वार्म एंड ड्राई विंड होती है, हॉट एंड ड्राई तो होती है, लेकिन ये रेन बियरिंग नहीं होती। 57 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन जो सही है वो सी है, ये रेन बियरिंग है, ये नहीं होता है, ये गलत ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आर टर्म्ड एज टाइफून अलॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग सी। तो किस सी में, किस समुद्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है? तो टाइफून साउथ चाइना सी में से टाइफून कहा जाता है। तो 58 का ऑप्शन डी सही है। 59 पे आते हैं, मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट कहाँ नहीं पाया जाता है? मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट मीन्स यूरोप टाइप क्लाइमेट। यह है यूरोप के प्रकार का क्लाइमेट। यूरोप के प्रकार क्लाइमेट क्या होता है? यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होती है और एक मॉडरेट टेम्परेचर बना रहता है। तो नीदरलैंड, वेस्ट नीदरलैंड में, नीदरलैंड कोस्टल एरिया, वहाँ पाया जाता है। नदर्न चिली में, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं, चिली में, नदर्न चिली में क्या पाया जाता है? नदर्न चिली में मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट पाया जाता है, मेडिटेरेनियन और कहीं ना कहीं डेजर्ट टाइप क्लाइमेट पाया जाता है। तो इस प्रकार से नदर्न चिली आंसर है कि यहाँ पर नहीं पाया जाता। अदरवाइज नीदरलैंड में भी, वेस्टर्न नीदरलैंड में भी यूरोप टाइप का क्लाइमेट हो गया। नॉर्थ न्यूजीलैंड में भी, साउथ में वेस्टर्न टाइप क्लाइमेट नॉर्थ न्यूजीलैंड पाया जाता है और वेस्टर्न कनाडा में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर है नदर्न चिली हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 जो है उसमें पूछा है कि ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट को कोपन के क्लासिफिकेशन में किससे डिजिग्नेट किया जाता है? तो ह्यूमिड, अगर हम बात करते हैं ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु को कोपन के हिसाब से क्या कहा जाएगा? देखिए, महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल है, कॉन्टिनेंटल डी से रिप्रेजेंट होता है, और एफ क्या है? एफ ह्यूमिड कंडीशन को दर्ज करता है। तो डी एंड एफ, तो डी एफ जो है ये ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल या आर्द्र महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु को प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर है वो डी एफ है। आंसर मतलब कि करेक्ट ऑप्शन सी डी एफ है। क्वेश्चन नंबर 61 का कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो जैसा कि जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, H2O हो गया, CH4 मीथेन हो गया, N2O हो गया, ये सब होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये नहीं है ग्रीन हाउस गैस। तो 61 का ए ऑप्शन सही है। 62 का कौन सा ऑप्शन सही है? विच आर द फॉलोइंग ट्रेंच इन द पैसिफिक इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। तो बोनिन ट्रेंच जो है ये नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है। अदरवाइज आटाकामा ट्रेंच जो है वो चिली में पाया जाता है, वो साउथ ऑफ द इक्वेटर है। टोंगा जो हो गया, टोंगा, कर्माडेओ, ये दोनों भी साउथ ऑफ द इक्वेटर ये पाए जाते हैं, ओशियानिया में पाया जाता है। ये दोनों ओशियानिया में पाए जाते हैं, ओशियानिया में पाया जाता है, जबकि आटाकामा जो है साउथ पैसिफिक में पाया जाता है, साउथ पैसिफिक में। ठीक है, नेक्स्ट। तो इस प्रकार 62 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बोनिन ट्रेंच है। 63 डॉल्फिन रिज जो है किस ओशन में लोकेटेड है? तो डॉल्फिन रिज हम जानते हैं अटलांटिक ओशन में जो एस शेप का बनता है, ऊपर वाले को डॉल्फिन बोला जाता है, डॉल्फिन अटलांटिक में, नॉर्थ अटलांटिक पाया जाता है, नीचे वाले को चैलेंजर बोला जाता है, तो इस पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पाया जाता है डॉल्फिन रिज। कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्प्रिंग टाइड या दीर्घ ज्वार कब आता है? उसके बारे में, दीर्घ ज्वार के बारे में दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है दीर्घ ज्वार तब बनता है जब किसी भी जगह पर सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा एक रेखा में होते हैं। सही बात है। इसे सिजगी की पोजीशन होती है। जब सिजगी की पोजीशन होती है तो उस कंडीशन में स्प्रिंग टाइड आता है। और सिजगी की कंडीशन हम जानते हैं कि दो टाइप में होता है, दो कंडीशन आती है, जब फुल मून हो और या जब न्यू मून हो। तो दो बार कंडीशन बनती है। एक तो सिजगी मतलब ये मान लीजिए कि 3 बॉडीज़ हैं, ये हो गया सन, अर्थ और मून, एक कंडीशन ये बन सकती है सिजगी का। और दूसरा कंडीशन हो सकता है कि सन, अर्थ और मून, ये 2 कंडीशन होते हैं और ये एक महीने में 2 बार बनते हैं। एक को कहा जाता है कि न्यू मून, एक को बताता है कि न्यू मून, एक को बताता है फुल मून। तो फुल मून, न्यू मून दोनों कंडीशन बनता है। तो इस प्रकार से पहला कंडीशन तो सही है, सिजगी कंडीशन बनता है, ये सही है। लेकिन एक मासिक घटना है, मतलब महीने में 1 बार होता है, नहीं, महीने में ये 2 बार होता है। इस प्रकार से करेक्ट ऑप्शन होगा केवल 1। जो क्वेश्चन नंबर 67 का ओनली 1 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन ये पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग
टाइड्स के का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो टाइड आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो 65 का सी सही है। आते हैं 66 में। 66 क्या है? विच आर द फॉलोइंग लैटिट्यूड इज दिस लैटिट्यूड्स इज दिस which at which of the following latitude is the smallest change in temperature of the ocean water is observed? अगर हम ओशन वाटर की बात करते हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ बात करते हैं, ये मान लीजिए कि ये 90 डिग्री है नॉर्थ, ये 0 डिग्री नॉर्थ है, तो यहाँ पर सरफेस टेम्परेचर लगभग 0 के पास होता है। तो नीचे जाने पर क्या होता है कि नीचे भी लगभग ओशन का टेम्परेचर 0 होता है। तो ये एक ऐसा पोल्स पे, नॉर्थ पोल पर क्या होता है कि जो ओशन टेम्परेचर होता है विद इंक्रीजिंग ड्रिफ्ट क्या होता है, कम चेंजेज आते हैं, जबकि यहाँ पर देखा जाता है लगभग ऑन एवरेज 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जबकि ऑन द बॉटम ऑफ द सी टेम्परेचर 5 से 0 डिग्री सेल्सियस पास आता है। तो यहाँ पर डिक्रीज तेज होता है। तो इस प्रकार से जैसे ही हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं तो डिक्रीज इन टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूस होता है इन जनरल। तो पोल्स पे सबसे कम चेंज देखा जाता है। तो 66 का ए सही है, 66 का ए सही होगा। अब आते हैं 67 का। 67 क्वेश्चन जो है, सैलिनिटी इन द सी वाटर इज़ नॉट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। तो जैसा कि मालूम है कि डेंसिटी ऑफ सी वाटर सैलिनिटी को अफेक्ट करता है, इवापोरेशन भी सैलिनिटी को अफेक्ट करता है, और टेम्परेचर ऑफ सी वाटर भी सैलिनिटी को अफेक्ट करता है। केवल टाइड जो है, टाइड नहीं है अफेक्ट करता है। तो 67 का सी ऑप्शन सही होगा कि टाइड जो है मीन्स ज्वार जो है वो समुद्री जल की लवणता को प्रभावित नहीं करता है। देखते हैं 68 में पूछा गया है सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ पाई जाती है, हाईएस्ट सैलिनिटी किस सी में पाई जाती है। तो डेड सी में हाईएस्ट सैलिनिटी पाई जाती है, यहाँ पर सैलिनिटी लगभग 340% पाया जाता है। तो इस प्रकार से 68 का डी ऑप्शन सही है, डेड सी। 69 में की बात करते हैं, विथ रेफरेंस टू ओशन वाटर बिलो थर्मोक्लाइन। तो थर्मोक्लाइन एक ओशियानिक सर्कुलेशन होता है, उसके नीचे जो वाटर पाया जाता है उसके बारे में बताना है। थर्मोक्लाइन के नीचे का महासागरीय जल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यहाँ जो तापमान होता है, इस क्षेत्र में जल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँच जाता है। हाँ, ये बात सही है कि जो टेम्परेचर होता है जो थर्मोक्लाइन के नीचे के ओशियानिक वाटर का, वहाँ पर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, और लगभग महासागरों में 90% जल इसी क्षेत्र में है। ये भी सही स्टेटमेंट है। इस प्रकार के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 के दोनों स्टेटमेंट ऑप्शन सी A1 और 2 दोनों सही हैं, ये सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। 70 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करंट फ्लोज इन पैसिफिक ओशन। प्रशांत महासागर में कौन सी जलधारा बहती है, जो कौन सी समुद्री धारा प्रवाहित होती है, तो उसको बताना है। तो अगुलहास जो हो गया ये बहती है अटलांटिक ओशन में, सदर्न अटलांटिक ओशन में। पेंगुएला जो हो गई ये भी सदर्न अटलांटिक ओशन में बहती है। ओवोस ये जो हो गया ये बहती है नदर्न पैसिफिक ओशन में, ये बहती है नदर्न पैसिफिक ओशन में। तो उत्तरी प्रशांत महासागर में बहने वाली ये धारा है। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट जो हो गई ये इंडियन ओशन में बहती है, ये सदर्न इंडियन ओशन में बहती है। इस प्रकार 70 का करेक्ट आंसर क्या है, सी। ओयोसीय करंट जो है ये कहाँ बहती है, पैसिफिक ओशन में बहती है। 71 क्वेश्चन पे आते हैं। 71 क्वेश्चन बात करता है कौन सी गर्म धारा है, वार्म ओशन करंट कौन सी है। तो अलास्का की धारा क्या है, वार्म ओशन करंट है। कैलिफोर्निया, ओयोसी और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट जो है तीनों के तीनों कोल्ड हैं। 71 का करेक्ट आंसर है ए। अलास्का करंट क्या है कि ये वार्म है, अदरवाइज कैलिफोर्निया, ओयोसियो और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया ये तीनों करंट कोल्ड करंट्स हैं। 72 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस या समिट वॉज एजेंडा इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस एंड समिट एजेंडा 21 अडॉप्ट किया गया था। तो रियो अर्थ समिट 1992 में जो हुआ था उसमें एजेंडा 20 को अडॉप्ट किया गया था। तो एजेंडा 20 क्या था, एजेंडा 20 एक कम्प्रहेंसिव प्लान था सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। इसको 1992 में जो रियो में रियो अर्थ समिट हुआ था उसमें इसको इंडोर्स किया गया था। और ये जो कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने वाले संस्थान था उसका नाम है यूनाइटेड नेशन। इसे कहा भी जाता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसी को रियो अर्थ समिट भी कहा जाता है और इसी में एजेंडा 21 को इंडोर्स किया गया था। तो 72 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। 73 पे आते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज़ फाउंड इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट कार्बन पाया जाता है। तो एटमॉस्फेयर लगभग 1% लगभग कार्बन पाया जाता है।
लगभग कितना पाया जाता है 1% कार्बन, 10, 50, 100 नहीं, केवल 1% पाया जाता है। तो 73 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1%। 74th क्वेश्चन क्या है? 74th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल क्या है? एसिड रेन के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, फ्लोरीन, कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन नहीं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। जो एसिड रेन होता है ये प्राइमरली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो है इनके रिलीज से एटमॉस्फेयर में जब ये जब एटमॉस्फेयर में उपस्थित होते हैं और ये H2O कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उससे क्या होता है? एसिड रेन होती है। इस प्रकार से करेक्ट आंसर 74th में क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। अगर यही नाइट्रोजन भी होता है तो नाइट्रोजन से होता है, लेकिन इसमें केवल सल्फर दिया है तो सल्फर सही है। अगला क्वेश्चन है 75th है क्वेश्चन, ये बात करता है विथ रेफरेंस टू फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल या प्रकाश रासायनिक धुंध के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है? पहला क्वेश्चन है कि इट अकर इन वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट, ये सही है, ये वार्म और ड्राई क्लाइमेट में ही होता है। और दूसरा कि इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ स्मोक, फोग एंड सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो फोटोकेमिकल स्मॉग होते हैं वो केवल ओजोन, एटमॉस्फेरिक ओजोन और स्मॉग से, स्मोक और एटमॉस्फेरिक ओजोन के मिलके ही बनते हैं। और जो ये मिक्सचर की बात करता है इसे कहा जाता है कि ये लंदन टाइप स्मोक है, लंदन टाइप स्मोक का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए होगा, कि केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं, विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर ड्रॉट, कौन सा स्टेटमेंट सही है? जब हम कृषि सूखा की बात करते हैं तो दो स्टेटमेंट है, कौन स्टेटमेंट सही है? पहला है कि यह किसी भी क्षेत्र में सिंचाई के विकास के स्तर पर निर्भर करता है, ये बात सही है कि ये कितना सिंचाई का विकास का स्तर है, एग्रीकल्चर ड्रॉट की पॉसिबिलिटीज़ या प्रोबेबिलिटीज़ उतने को हम रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, सूखे के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न और चारे की कमी को अकाल कहा जाता है। जब किसी भी जगह पर शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स एंड फोडर होता है एज ए कंसिक्वेंस ऑफ ड्रॉट, उसे अकाल कहा जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 का बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ एटमॉस्फेरिक हजार्ड नहीं है। कौन सा एटमॉस्फेरिक हजार्ड नहीं है? एटमॉस्फेरिक हजार्ड जो होता है एटमॉस्फेयर में होता है, जैसे कि ड्रॉट हो गया, दूसरा फ्रॉस्ट हो गया, हेल स्टोन हो गया, ये सब एक्टिविटीज़ एटमॉस्फेरिक या क्लाइमेटिक फैक्टर्स होता है। फ्लड क्या है? ये फ्लूवियल है, ये रिवर से संबंधित है। तो इस प्रकार से फ्लड जो है ये एक एटमॉस्फेरिक हजार्ड नहीं है। ड्रॉट, फ्रॉस्ट और हेल स्टोन ये तीनों क्या हैं? एटमॉस्फेरिक हजार्ड हैं। जबकि फ्लड को हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि हाइड्रोलॉजिकल डेजर्ट, ये एक हाइड्रोलॉजिकल हजार्ड है, ये हाइड्रोलॉजिकल हजार्ड है। क्वेश्चन नंबर 78 में आते हैं, विथ रेफरेंस टू ह्यूमस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जब हम ह्यूमस की बात करते हैं तो उसके संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन है ह्यूमस को विकसित होने में बहुत लंबा समय लगता है, बात ये सही है। ह्यूमस सूक्ष्मजीवी क्रिया के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होता है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में आते हैं, विथ रेफरेंस टू बायोमास इन सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। जब हम समुद्र में बायोमास के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं? समुद्र में बायोमास का पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है। तो पहला ऑप्शन सही है कि जो समुद्र में बायोमास का पिरामिड होता है वो वर्टिकल जो इसका होता है ये इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड बायोमास का पिरामिड होता है। मछलियों का बायोमास फाइटोप्लैंक्टन से कम होता है, सही बात है। सबसे ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन से होता है, उसके बाद फिर मछलियों का आता है, फिर मछलियाँ आती हैं। तो सबसे ज़्यादा बायोमास फाइटोप्लैंक्टन से होता है, उसके बाद मछलियाँ और जो बड़े बड़े कार्निवोर्स हैं उन जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में ऊपर जाते हैं तो बायोमास कम होने लगता है। तो दोनों ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो ऑप्शन है वो दोनों सही है।
क्वेश्चन नंबर 80, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को इनैक्ट किया गया था इंडिया में किस साल? 1980 में से इनैक्ट किया गया था, तो राइट आंसर है बी। फिर क्वेश्चन नंबर 81 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल गोल इज रिलेटेड टू लाइफ बिलो वाटर? तो गोल नंबर 14 जो है, गोल नंबर 14 जो है वो कंसर्न करता है लाइफ बिलो वाटर। ये डिस्कस करता है कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन, सी एंड मरीन्स। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर है गोल नंबर 14, लाइफ बिलो द सी की बात करता, वाटर बात करता है। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सेकेंड एज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? जब हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट। दूसरे स्टेट में क्या होता है कि हाई बर्थ रेट बना रहता है लेकिन डेथ रेट डिक्लाइन करता है, डेथ रेट डिक्लाइन करता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 83 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टोटल फर्टिलिटी रेट? तो TFR को कौन डिफाइन करता है? TFR इज डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अ वीमेन एक्सपेक्टेड टू हैव ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव ईयर। तो अगर हमें कुल प्रजनन दर को डिफाइन करना हो तो ऑप्शन नंबर बी डिफाइन करता है। बी, एक महिला द्वारा अपने प्रजनन वर्षों के दौरान कितने बच्चों की औसत संख्या की अपेक्षा की जाती है उसे कहा जाता है, ये वो कुल प्रजनन दर है। क्वेश्चन नंबर 84 जो है वो डील करता है विच इज़ द नेम गिवन टू द डायग्राम दैट डिपिक्ट द साइज ऑफ कंट्री अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन साइज रादर देन लैंड? तो पॉपुलेशन साइज के आधार पर कंट्रीज़ को अरेंज करने के लिए कौन सा डायग्राम यूज़ किया जाता है? तो वो कार्टोग्राम होता है, कार्टोग्राम से उसको यूज़ कर दर्शाते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग यूज द ग्रेविटी मॉडल टू एक्सप्लेन द माइग्रेशन? तो माइग्रेशन, प्रवासन के सिद्धांत को समझाने के लिए ग्रेविटी मॉडल का उपयोग किसने किया? तो रेली का जो मॉडल है वो ग्रेविटी मॉडल पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग गिव द लॉज ऑफ माइग्रेशन? माइग्रेशन के या प्रवासन के नियम किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, रेबस्टीन ने दिया था। रेबस्टीन के 7 सिद्धांत जो है वो फेमस हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 87 जो है वो बात करता है कि मेगालोपोलिस शब्द सबसे पहले किसने कॉइन किया था? तो मेगालोपोलिस कॉइन किया था जॉन गॉटमैन ने। तो करेक्ट आंसर 87 का ए है। 88 पर आते हैं। 88 है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज़ बाई हैरिस वाज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट? तो जो हैरिस के द्वारा शहरों का वर्गीकरण किया गया था वो किस पहलू पर आधारित है? तो वो फंक्शनलिटी पे है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन दिया था उन्होंने। क्या दिया था? फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज़ दिया गया था हैरिस के द्वारा, तो कार्यात्मकता या फंक्शनलिटी बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 89, हु प्रपोज द सिक्वेंशियल स्टेज मॉडल ऑफ अर्बनाइजेशन? तो सिक्वेंशियल स्टेज मॉडल ऑफ अर्बनाइजेशन गिब्स के द्वारा दिया गया था। तो गिब्स ने सिक्वेंशियल स्टेज मॉडल ऑफ अर्बनाइजेशन दिया था। ये एक सोशोलॉजिस्ट थे, जैक बी गिब्स, और इन्होंने 5 स्टेज की साइकिल दिया था। इनका 5 स्टेज का मॉडल दिया था, 5 स्टेज का मॉडल दिया था दैट डिस्क्राइब की इवोल्यूशन ऑफ अर्बनाइजेशन इन सोसाइटी। फोकस करता है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन कंसंट्रेशन एंड डीकंसंट्रेशन ओवर टाइम। क्वेश्चन नंबर 90 पर आते हैं कि 4 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एज पर द सेंट्रल प्लेस थ्योरी? तो सेंट्रल प्लेस थ्योरी CPT के आधार पे K3 जो है वो, जो K3 है वो रिप्रेजेंट करता है मार्केट को, K4 है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रांसपोर्ट को, ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रैफिक। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी सही है। और K7 जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। तो K4 किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्रैफिक को। तो इस प्रकार के जो क्रिस्टोलर के केंद्रीय स्थल सिद्धांत में K4 दर्शाता है यातायात के तंत्र को। क्वेश्चन नंबर 91 जो है, कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी सिटी जो मार्क जेफरसन ने दिया था वो किस सन में दिया था? तो मार्क जेफरसन ने इसको दिया था 1939 में। तो मार्क जेफरसन एक अमेरिकन जोग्राफर थे, उन्होंने 1939 में लॉज ऑफ प्राइमरी सिटी दिया था। एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पब्लिश किया था इसी भी चीज़ पे। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर ऑन द अर्थ इज प्रेजेंट एट एनी टाइम इन एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर में किसी गिवन टाइम पर कितना परसेंट ऑफ टोटल वाटर अर्थ का एग्जिस्ट करता है? मतलब 0.001
1% पाया जाता है। तो करेक्ट जो आंसर है वो डी है, 0.001। क्वेश्चन नंबर 93, विच आर द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हार्नेस्ड फ्रॉम द सी। तो टाइडल एनर्जी, करेक्ट आंसर सी, टाइडल एनर्जी। ये मतलब एक गैर परंपरागत स्रोत, तो ज्वारी ऊर्जा ही गैर परंपरागत स्रोत है और सब परंपरागत हैं। क्वेश्चन नंबर 94 जो है वो कहता है व्हाट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी वाज प्रपोज्ड बाय जॉन हेनरिक वॉन थोनेन इन हिज मॉडल टू द सेकंड रिंग आउटसाइड द सेंट्रल सिटी एरिया। तो सेंट्रल सिटी एरिया के आउटसाइड कौन सी रिंग थी जिसको उन्होंने प्रपोज किया था? तो वो रिंग थी वुड प्रोडक्शन का। जस्ट क्या कहते हैं, आउटसाइड सेंट्रल सिटी रीजन वुड प्रोडक्शन होता है, वुड प्रोडक्शन। तो 94 का डी ऑप्शन सही है। 93 पे आते हैं, सॉरी वही रिपीट हो गया, 94। लेट्स सी 95th क्वेश्चन। 95th क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट कल्टिवेटेड एज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में कौन चीज़ नहीं उगाई जाती है? जूट प्लांटेशन एग्रीकल्चर नहीं होता है। कॉफ़ी, टी और रबर ये क्लासिकल एग्जांपल्स हैं। क्रॉप ग्रोन ऑन लार्ज स्टेट्स आर प्लांटेशन। प्लांटेशन में ये तीनों चीज़ें प्लांटेशन या लार्ज स्टेट्स पे इनको उगाया जाता है। जूट कमर्शियल क्रॉप है लेकिन प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, क्योंकि जूट को छोटे छोटे फार्म पे उगाया जाता है। 96 क्वेश्चन है कि 96 क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द लीस्ट कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो वेबर की लीस्ट कॉस्ट थ्योरी है। न्यूनतम लागत सिद्धांत किसने दिया था? वेबर ने दिया था। वेबर का न्यूनतम लागत सिद्धांत है, वेबर ने दिया था इसको। क्वेश्चन नंबर 97 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रेट लेक इंडस्ट्रियल रीजन। तो यूएसए का जो ग्रेट लेक इंडस्ट्रियल रीजन है तो वो इंक्लूड करता है मिशिगन, पेंसिल्वानिया, जो ये इंडस्ट्रियल एरिया है इसमें आता है मिशिगन आता है, पेंसिल्वानिया आता है और मैनीसोटा आता है। मसाचुसेट्स जो है ये कोस्टल रीजन में अवस्थित है। मसाचुसेट्स जो है कोस्टल सिटी है, तो इसलिए ये ग्रेट लेक पे नहीं आता है। तो 97 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है, मसाचुसेट्स। 98 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस ऑफ उलमैन्स थ्योरी ऑफ स्पेशल इंटरेक्शन इन ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी। जब हम बात करते हैं परिवहन भूगोल में, तो स्थानीय अंतःक्रिया के सिद्धांत जो दिए गए थे उलमैन में, उन्होंने ट्रायो की बात किया था। ट्रायो, तो उनके ट्रायो कौन कौन से थे? एक तो कॉम्प्लीमेंटरिटी थी, दूसरा इंटरविनिंग अपॉर्चुनिटी थी, तीसरी ट्रांसफरेबिलिटी थी। तो संपूरकता, हस्तक्षेपीकारी अवसर हो गया और हस्तांतरणीयता, ये तीन इनके ट्रायो थे जो अंतःक्रिया के सिद्धांत के पार्ट हैं। समूहन या एग्लोमरेशन इसका पार्ट नहीं है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर क्या है? डी। 98 का करेक्ट आंसर डी हो गया। 99 पे आते हैं, विच आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम है कि फ्री और फेयर इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम को डेवलप करना अमंग द नेशन। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन का करेक्ट है। और जो 100 क्वेश्चन है, अल्बर्ट ओ हिशरमैन की थ्योरी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट एम्फसाइज करती है अनबैलेंस ग्रोथ विद अ फोकस ऑन की इंडस्ट्रीज टू ट्रिगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कहीं ना कहीं एक सप्लीमेंट्री थ्योरी है किसका? ग्रोथफुल थ्योरी का। तो किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे इसका ये मानना है कि वहाँ पर एक अनबैलेंस ग्रोथ कराया जाए, धीरे धीरे क्या होगा, इसका एक रिपल इफेक्ट पड़ेगा, इसका एक स्प्रेड इफेक्ट पड़ेगा और पूरा एरिया डेवलप हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो अल्बर्ट ओ हिस्काओलिन की थ्योरी है उसे अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है बी, अनबैलेंस ग्रोथ विद फोकस ऑन की इंडस्ट्रीज टू ट्रिगर डेवलपमेंट। तो इस एपिसोड में हमने देखा 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक। ये सीरीज़ डी है और सीरीज़ डी के जो क्वेश्चंस हैं उन आंसर हैं इस एपिसोड में डिस्कस किए गए। थैंक यू सो मच।